अमीर बाप की लड़की जिस लड़के को सबके सामने बेइज्जत कर रही थी, कपड़ों का मजाक बना रही थी और कह रही थी कि तुम जैसे लोग कहीं भी मुंह उठाकर चले जाते हो, लेकिन असल में वो लड़का करोड़ों की कंपनी का मालिक था जो उस वक्त सादे कपड़ों में था। इसके बाद जब लड़की को सच्चाई पता चली तो फिर ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। शहर की सबसे बड़ी शादी थी और उसमें शामिल होना अपने आप में एक रुतबे की बात मानी जा रही थी। उसी शादी की भीड़ में एक कोने में खड़ा था विवेक। सादा नीला कुर्ता, बिना ब्रांड की चप्पलें, बिखरे बाल और आंखों में गहरी लेकिन शांत झलक। कोई उसे जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। वो वहाँ सिर्फ अपने पुराने दोस्त विक्रम के कहने पर आया था, जो आज दूल्हा था। दोस्ती निभाने आया था, इज्जत कमाने नहीं। पर शायद उसे नहीं पता था कि उसी दिन उसकी इज्जत नीलाम होने वाली है। खाना पीना हो चुका था। दूल्हा दुल्हन जयमाल की तैयारी कर रहे थे। मेहमान आराम से बैठे हुए थे। तभी सान्या मेहरा, दुल्हन की खास दोस्त और शहर के सबसे रईस घराने की बेटी, हाथ में फ़ोन, आंखों में घमंड और शाल में घमासान लेकर सीधा विवेक के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो? यहाँ कैसे घुस गए? सान्या ने पूछा। विवेक ने धीमे से कहा, मैं विक्रम का दोस्त हूँ, कॉलेज से। सान्या हंस पड़ी, फिर ऊंची आवाज़ में सबको सुनाते हुए बोली, विक्रम का दोस्त? तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे वेटर हो। यह चप्पलें, यह सस्ता कुर्ता और यह बाल, कौन बुलाता है ऐसे लोगों को शादी में? चारों तरफ हंसी गूंज गई। कुछ लोगों ने मोबाइल निकाल लिया, कुछ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा जैसे वह कोई गलती से शादी में घुस आया हो। सान्या ने एक और वार किया, तुम्हारे जैसे लोग तो इतनी बड़ी शादी में घुस भी नहीं सकते और तुम यहाँ खड़े हो जैसे कोई बारात के दूल्हे हो। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसने अपनी नज़रों को नीचे किया और पलटकर चला गया। दूल्हे ने अपने दोस्त की बेइज्जती पर हंगामा तो मचाया, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं सका क्योंकि दुल्हन के पापा ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी। लेकिन जब विवेक मंडप से बाहर आया तो उसकी वह बेइज्जती बार बार उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगा, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। उसने सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ एक बात मन में दोहराई, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग झुककर सलाम करेंगे। उस रात विवेक की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक तस्वीर थी, सान्या की हंसी और चारों तरफ उड़ता हुआ उसका अपमान बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। सुबह होते ही उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर लिया, लेकिन अब एक अजीब सी आग उसके अंदर लग चुकी थी। विवेक की ज़िंदगी जितनी सादा दिखती थी, असल में उतनी भी नहीं थी। वह भी लॉजिक टेक्नोलॉजीज़ का मालिक था, एक ऐसी कंपनी जिसने कुछ ही सालों में भारत ही नहीं विदेशों तक डिजिटल मार्केटिंग और ऐप डेवलपमेंट का बाजार पलट दिया था। पर इस कामयाबी की एक शर्त थी, पहचान छुपा कर रखना। ना नाम कहीं मीडिया में, ना कोई इंटरव्यू, ना ही कोई सोशल प्रोफाइल। विवेक का उसूल था, इज्जत दिखावे से नहीं, काम से मिलती है और मैं काम करने आया हूँ, तमाशा नहीं। लेकिन अब सान्या की उस एक घटना ने उसके वसूलों को झिंझोड़ दिया था। उसने सब कुछ वैसे ही चलने दिया। अपने ऑफिस के बोर्ड रूम में अपनी टीम के साथ बैठकर वहीं सादगी से काम करता रहा, पर अब हर फैसला तेज, सटीक और फोकस्ड था। हर दिन उसकी कंपनी नई ऊंचाई छू रही, लेकिन वह अब भी वही नीले कुर्ते वाला विवेक था। बस उसके सीने में अब हंसी नहीं, लपे थी। उधर समय करवट ले रहा था और सान्या की जिंदगी भी। सान्या, जो कभी अपने पापा की फैशन और टेक्सटाइल कंपनी सानवी एम्पायर्स की ब्रांड एम्बेसडर मानी जाती थी, अब धीरे धीरे मार्केट के बदलाव को समझ नहीं पा रही थी। नई कंपनियां उभर रही थी, डिजिटल युग का जमाना था और पुराने व्यापार के तौर तरीके ढह रहे थे। सान्या अपने फैशन ब्रांड सान्या लक्स को ऊंचाई देने में लगी थी, लेकिन ना मार्केट रिसर्च थी, ना लॉयल कस्टमर बेस। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, फिर अचानक ट्रेंड बदलने लगे, कस्टमर घटे, नुकसान बढ़ा, कर्ज लिया, फिर भी संभाल नहीं पाई।
उधर उसके पिता का बिजनेस भी लड़खड़ाने लगा। टेक्सटाइल की दुनिया अब विदेशों की कंपनियों से हार रही थी। कच्चा माल महंगा, ऑर्डर घटते गए और धीरे धीरे करोड़ों का घाटा सामने आने लगा। सान्या को अब पहली बार रात की नींद में डराने लगा। वह जो कभी अपने फ़ोन के कैमरे से हर वक्त अपनी अमीरी की वीडियो बनाती थी, अब फ़ोन चुप रहता था। ना कोई पार्टी, ना कोई शो, सिर्फ बैठकों में माथा पकड़कर बैठी एक लड़की जो अब तक सिर्फ ऊंचाई में जीना चाहती थी। इधर विवेक अब भी खामोश था। किसी को नहीं बताया कि उसने क्या सहा था या किसने क्या किया था। वह सिर्फ एक बात जानता था, अगर बदला चिल्ला कर लिया जाए तो शोर होता है, लेकिन अगर चुप रहकर लिया जाए तो इतिहास बनता है। और इतिहास बनने लगा था। विवेक को एक दिन अपने अकाउंट्स टीम से रिपोर्ट मिली, सर एक बहुत पुरानी कंपनी सानवी एम्पायर्स भारी नुकसान में जा रही है, जल्द ही नीलामी हो सकती है। विवेक ने कुछ नहीं कहा। टीम ने पूछा, सर क्या उसमें निवेश करना चाहेंगे? विवेक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, बस बोली वाले दिन मुझे वहां बुला लेना। सान्या मेहरा अब जब आईने में खुद को देखती थी तो पहचान नहीं पाती थी। ना वह चमकती आंखें बची थी, ना वह दंभ से भरी मुस्कान, और ना ही वह ऊंची आवाज़ जिसमें दुनिया को नीचा दिखाने की ताकत थी। कभी जो ब्रांड सान्या लक्ष्य लोगों की जुबान पर था, आज वही नाम कोर्ट नोटिसों, बैंक रिकवरी कॉल्स और बंद दरवाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। उसके फ़ोन की हर कॉल में डर होता था कि कहीं फिर कोई ईएमआई मिस तो नहीं हो गई। वह अपने पापा रमेश मेहरा के पास बैठती, उनकी थकी आंखों को देखती और सोचती कि जब पैसा जाता है तो सिर्फ चीज़ें नहीं, इंसान का सुख चैन भी चला जाता है। सान्या की हालत देखकर उनके दोस्त और रिश्तेदार धीरे धीरे दूर होते चले गए। शायद इसीलिए भी, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा था कि यह बर्बादी सिर्फ शुरुआत है। और उधर हालात एक और इशारा कर रहे थे। बैंक और कर्जदाता अब सानवी एम्पायर्स की पूरी प्रॉपर्टी और ब्रांड को नीलामी में डालने की तैयारी कर रहे थे। कंपनी जो एक दौर में करोड़ों का टर्नओवर करती थी, आज औकात में ही नहीं नीलामी की लिस्ट में आ चुकी थी। रमेश मेहरा ने बैठकों में अपनी इज्जत बेच दी। कई कारोबारियों से हाथ जोड़कर कहा, बस एक बार कंपनी बचा लो, मैं ब्याज समेत लौटा दूंगा। लेकिन सबकी आंखों में वही जवाब था, अब आपका समय चला गया है भाई साहब। सान्या अब घर में बैठकर पुराने एल्बम्स देखती थी, तस्वीरें, शादियां, पार्टीज, सब कुछ जैसे किसी और की ज़िंदगी लगती थी। इसी बिखरती हुई दुनिया में एक अजीब बात उनके कानों में पड़ने लगी। नीलामी में कोई बड़ा खिलाड़ी आ रहा है, कोई ऐसा जो चुपचाप चाल खेलता है। नाम नहीं पता, लेकिन सुना है उसने पहले भी कई डूबती कंपनियां खरीदी हैं। सान्या के दिल में डर बैठने लगा, क्योंकि अब वह देख पा रही थी, जिस दिन से उसने विवेक को सबके सामने जलील किया था, उसके बाद हर चीज़ मानो उल्टी चल रही थी। उसे उस लड़के का नाम ठीक से याद नहीं था, वो बस याद कर पा रही थी उसकी सादगी, नीला कुर्ता और झुकी हुई आंखों में छुपा हुआ अपमान। लेकिन अब उसका चेहरा धुंधला हो गया था। उस रात सान्या ने चुपचाप अपनी माँ की गोद में सिर रखा और पूछा, माँ, क्या कभी इंसान को उसकी गलती का फल मिलने में सालों लगते हैं? माँ ने सिर्फ एक बात कही, अगर किसी की आंखों से निकला एक आंसू दिल से निकला हो तो उस आंसू की कीमत चुकाने में पूरी कायनात लग जाती है। और उधर विवेक अपने ऑफिस में बैठा नीलामी की तारीख को देख रहा था। नीलामी का दिन आया। शहर के सबसे बड़े होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में माहौल गंभीर था। चारों तरफ कुर्सियां भरी थी। दर्जनों व्यापारी, उद्योगपति और निवेशक अपने अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर दस्तखत कर रहे थे। मंच के सामने एक बड़ी स्क्रीन पर लिखा था, सानवी एम्पायर्स पूर्ण व्यवसाय संपत्ति व ब्रांड अधिकार नीलामी प्रारंभ। हाल के पिछले कोने में सान्या और उसके पिता चुपचाप बैठे थे। दोनों की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे अभी कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं, चुप्पी से सब कुछ कह जाएगा। बोली शुरू हुई। पहली आवाज़ आई 20 करोड़, फिर एक और 35 करोड़, फिर धीरे धीरे बोली चढ़ने लगी। 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 65 करोड़। सान्या के पसीने छूटने लगे। रमेश मेहरा की उंगलियां आपस में बंध गई। हर बोली के साथ एक सपना गिर रहा था।
एक दीवार ढह रही थी। तभी मंच पर खड़ा अधिकारी बोला, क्या कोई इससे ऊंची बोली लगाना चाहता है? एक पल की खामोशी और तभी हॉल के सबसे आखिरी कोने से आवाज आई, 100 करोड़। पूरा हाल चौंक गया। लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे, कौन है यह जिसने एकदम से 100 करोड़ की बोली लगा दी? कैमरे उस ओर घूमे। वहां खड़ा था विवेक। साफ सुथरा काला सूट, सीधा बदन, चेहरा वही शांत, लेकिन अब आत्मविश्वास की लौ से दमकता हुआ। लोगों की आंखें फैल गई। विवेक मंच की ओर बढ़ा। हर कदम जैसे अतीत को कुचल रहा था। उसके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था, बस एक मुस्कान जो किसी तूफान से कम नहीं थी। वो मंच पर पहुंचा, माइक उठाया और सिर्फ एक लाइन बोली, मैं वही आदमी हूँ जिसे एक शादी में सबके सामने वेटर कहा गया था, क्योंकि मेरा कुर्ता महंगा नहीं था। हाल में सन्नाटा छा गया। सान्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके होठ कांपने लगे। उसके पिता की सांस रुक सी गई। विवेक ने माइक नीचे रखा, फिर बोली कि दस्तावेज पर दस्तखत किए। सानवी एम्पायर्स अविवेक की हो चुकी थी। सामने स्क्रीन पर लिखा था, बिक चुका है 100 करोड़ में। तभी एक पत्रकार दौड़ता हुआ आया, सर आप पहले कभी इस इंडस्ट्री में नहीं थे, आपने इस कंपनी को क्यों खरीदा? विवेक की मुस्कान गहरी हो गई। उसने कैमरे की ओर देखा और कहा, कुछ कंपनियां पैसा कमाने के लिए नहीं खरीदी जाती, कुछ इसलिए खरीदी जाती है ताकि दुनिया को याद रहे जिसे तुमने कुछ नहीं समझा था वही तुम्हारी बोली लगाकर तुम्हें चुप करवा सकता है। सान्या वहां बैठी रही, पत्थर सी। चेहरे से रंग उड़ चुका था, होठ सूखे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो भी नहीं पा रही थी। उसके सामने मंच पर खड़ा व्यक्ति वही था जिसे उसने एक शादी में सबके सामने जलील किया था। वही विवेक अब 100 करोड़ की बोली लगाकर उसकी पूरी दुनिया खरीद चुका था। लोग धीरे धीरे उठकर जा रहे थे, लेकिन सान्या अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसके पिता सिर झुकाए बाहर निकल चुके थे। शायद दुनिया की सबसे बड़ी हार वह झेल चुके थे। कुछ देर बाद हाल खाली हुआ। सान्या चुपचाप उठी, कांपते हुए कदमों से विवेक की ओर बढ़ी। वह अब अकेला खड़ा था, अपने दस्तावेज साइन करवा रहा था। वह उसके सामने जाकर रुकी, आंखें नम और आवाज कांपती हुई, विवेक, मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई और शायद खुद को भी खो बैठी। क्या एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर सकते हो? विवेक ने उसकी आंखों में देखा। कोई क्रोध नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, बस एक ऐसी शांति थी जो तब आती है जब इंसान सब कुछ पीछे छोड़ देता है। उसने कहा, मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा था क्योंकि मुझे यकीन था तुम्हारा कहा वक्त से ज़्यादा जहरीला नहीं हो सकता। सान्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पल भारी था। एक लड़की के लिए जो कभी सबके सामने हंसती थी, आज सबके सामने खुद पर शर्मिंदा थी। विवेक ने अपना पेन जेब में रखा, दस्तावेज बैग में रखे और चलते चलते आखिरी बार मुड़कर कहा, माफ़ी मांगने के लिए साहस चाहिए और माफ़ करने के लिए आत्मसम्मान। मेरे पास अब आत्मसम्मान है, इसलिए तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन भरोसा वो सिर्फ एक बार टूटता है और फिर कभी नहीं जुड़ता। सान्या वहीं जमीन पर बैठ गई। लोग लौट चुके थे, लाइटें बंद हो रही थी और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक तस्वीर बची थी, नीला कुर्ता, सादा चेहरा और वह चुप्पी जो सबसे ऊंची बोली में बदल गई थी।